नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की इस सीरीज़ में आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल ही जाएगा और केवल हॉस्टल वार्डन के संदर्भ से ना देखते हुए बाकी आने वाले एग्जामों पर अब भी आप अगर फोकस करेंगे तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, ये तो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जितना हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आप तक सभी चीज़ों को डिलीवर कर सकें, लेकिन फिर भी आप और भी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से सारी थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से उनको याद करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर कोर्स लॉन्च किया गया है। साथ में टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज 99 रुपये पर अवेलेबल। इसमें आपको 25 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट। उनको दिलाइए और अपना अवलोकन कीजिए कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई हो रही है और किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? तो देखो, लापता दिया है, अदृश्य दिया, अंधकार दिया, पलायन करता दिया। क्लियर? अब केवल एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो जो दिखाई ना दे उसे क्या होगा? अदृश्य बोल देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको जो चीजें मुझे पता होगा ऑप्शन में उन चीजों को भी बताते हुए चलूंगा। क्लियर? अब ना दिखाई देने वाले के लिए अदृश्य है, ये तो आसान था। लापता, जिसका कोई पता या ठिकाना ना हो उसको हम लोग लापता कहते हैं। अंधकार का होगा, जहां भी प्रकाश ना पहुंचे उसे अंधकार कहते हैं। पलायन करता क्या हो सकता है? पलायन करता मतलब, पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो एक जगह से दूसरे जगह या अन्यत्र जाने वाले को क्या बोलते हैं? पलायन करता कहते हैं। जाने वाले को, इस बात पर ध्यान देखना, अन्यत्र जाना नहीं बोल रहा हूं मैं। अन्यत्र जाना हो जाएगा आपका पलायन, जाने वाला हो जाएगा पलायन करता। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द है। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो देखो, दो लोग होते हैं, एक तो होता है वादी, दूसरा होता है प्रतिवादी, जिस पर दोनों के बीच में किसी वाद को लेकर क्रियाएं या प्रक्रियाएं चलती हैं। तो एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। ठीक है, अब जो मुकदमा दायर करता है उसको हम लोग जानते हैं वादी के रूप में। किसके रूप में जानते हैं? वादी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अब जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवादी। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? पहला काम कौन करेगा? पहला काम करने के बाद ही दूसरा काम होता है। अगर कोई मुकदमा दायर नहीं करेगा तो क्या दूसरा सामने वाला मुकदमा लड़ने के लिए आएगा? नहीं। तो जो मुकदमा दायर करेगा वो क्या हो जाएगा? वादी। और उसके जवाब में जो आएगा वो हो जाएगा प्रतिवादी। तो जवाब में कौन आएगा? जिसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, इसलिए प्रतिवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। तो अमंगल की घटना होने की बात जब मन में हो उसे क्या कहते हैं? तो अमंगल से अ से आप रिलेट करना, केवल अ आपको देखना है। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 से 3 बार पूछा गया है सेम सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, कि वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना हो। तो अमंगल की घटना हो उसको क्या बोलेंगे? अपेक्षा, आशंका, शंका या संभावना। तो अमंगल से अ को जोड़ना है आपको। अमंगल की घटना को हम लोग बोलते हैं आशंका। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है शंका, ये दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बारीक डिफरेंस है, उसको आपको समझना है तो आप आंसर निकाल पाएंगे। नहीं तो इसका आंसर लगता है कि शंका भी हो सकता है। तो मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो, जब वो बात मन में चल रही हो तो हम लोग उसको बोलते हैं आशंका। लेकिन जब इसकी कल्पना किसी अनिष्ट की, अब इस बात को ध्यान लेना, अनिष्ट मतलब जो बुरा होता है, जो कोई बुरा घटना होने की जो कल्पना मन में हो, अगर कल्पना चल रही हो, कल्पना या विचार आ रहा हो, तो उसको कहते हैं शंका। ये शंका है। ठीक है, अनिष्ट की कल्पना अगर मन में है तो उसको शंका कहते हैं,
और अगर अमंगल होने की घटना, अमंगल घटना की मन में संभावना है, ठीक है, संभावना भी यहाँ पर संभावना व्यक्त करना है, तो उसको आप लोग आशंका कहेंगे। अब संभावना क्या होगा? संभावना तो कोई भी घटना के होने की आशा कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं संभावना। अपेक्षा क्या होगा? तो अपेक्षा किसी को नजरअंदाज कर देना ही अपेक्षा कहलाता है। अपेक्षा, उपेक्षा इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, गुण दोषों की परख करने वाला के लिए एक शब्द है। गुण और दोषों की परख करने वाले के लिए शब्द कौन सा होगा भाई? तो गुण का भी परख कर रहा है और दोष का भी कर रहा है, दोनों का कर रहा है। छिद्राणवेशी, स्पष्ट वक्ता, समालोचक या विदूषक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समालोचक। समालोचक का अर्थ क्या होता है? जो समान आलोचना करता है, उससे गुणों के बारे में भी देखता है, उसके दोष के बारे में भी देखता है, तो उसको हम लोग समालोचक कहते हैं। क्लियर? तो समालोचक राइट आंसर होगा। छिद्राणवेशी क्या होता है? जो छोटे से छोटे दोषों को ढूंढने वाला होता है, उसको छिद्राणवेशी कहा जाता है। छिद्राणवेशी, छिद्राणवेशी शब्द को ध्यान रखना, जो छोटे से छोटे, ठीक है, छोटे से छोटे जो दोषों को, गुणों को नहीं, दोषों को जो परखने वाला हो या उजागर करने वाला हो, छिद्राणवेशी होगा, कहलाएगा। स्पष्ट वक्ता क्या? स्पष्ट रूप से जो अपनी बातों को कहे, स्पष्ट वक्ता, या कहने से न डरे, स्पष्ट वक्ता। विदूषक, विदूषक ये क्या होता है? जैसे आप लोग जोकर देखे होंगे, जोकर क्या करता है? अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनकर हमें हंसाने का काम करता है, तो वही विदूषक भी करता है, ठीक है, जोकर के समान ही होता है, तो उसको विदूषक बोलते हैं। जो तरह तरह के कपड़े पहनकर हंसाने का काम करे, विदूषक कहलाता है, ठीक है। तो ये चारों को समझना था आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, केवल ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया है उसी को बार बार पूछा जाएगा, ऑप्शनों में से कभी कभी उल्टा भी पूछता है। तो आपको चारों ऑप्शन को मैं बताते चल रहा हूँ। पेट की आग के लिए एक शब्द है, बहुत ही आसान है। पेट की आग के लिए एक शब्द है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान शब्द है, क्योंकि ये बार बार पढ़ते आते हैं हम लोग। तो पेट की आग के लिए कौन सा शब्द है, ये आपको बताना होगा। क्लियर? इसके लिए आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में क्या क्या दिया, दावाग्नि दिया, बड़वाग्नि दिया, जठराग्नि दिया, त्रिशाग्नि दिया। तो ये चारों को बताना है। इनमें से केवल मैं एक को बता देता हूँ, बड़वा अग्नि के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये शायद जिन्होंने अच्छे से ना पढ़ा हो, इनके बारे में ना जानते हो। तो ये होता है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग तो बड़वा अग्नि कहते हैं। बाकी तीन ऑप्शन में आपको खोजना है कि पेट की आग कौन सा, और कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बड़वा अग्नि को समुद्र से कैसे रिलेट कर सकते? समुद्र क्या है, छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो वहां से बड़वा अग्नि अब रिलेट कर लेना, तो ये ध्यान में रह जाएगा कहीं ना कहीं। फिर छठवा दिया है, पिंगासी शब्द का क्या अर्थ है? पिंगासी शब्द का क्या अर्थ है? पिंगासी, पिंगासी शब्द का क्या अर्थ, ठीक है। कुछ ऑप्शन देखते हैं। नील का पौधा, लक्ष्मी का एक नाम, एक प्रसिद्ध धर्म दर्शन, दरी बुनने के करघे की लकड़ी। तो ये होता है पिंगासी का अर्थ होता है नील का पौधा। पिंगासी का अर्थ होता है नील का पौधा। कैसे याद रहेगा? पिंगासी में पिंक को पिंक से रिलेट करना। पिंक, पिंक मतलब एक कलर होता है गुलाबी, और वैसे ही नीला, तो पिंक और नीला से याद रखना पिंक, पिंगासी। पिंगासी का क्या होता है? नील का पौधा होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जो नर का मांस खाता है या नर भक्षी होता है, उसको क्या बोलते हैं? पिंगिमा, पिपाशित, पिच्छिल या पिशितासन। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है पिशितासन। पिशितासन किया जाता है जो नरों का मांस खाते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है पिपाशित। पिपाशित क्या होता है? जो प्यास की इच्छा होती है, प्यास लगती है, ये प्यास लगना या फिर प्यास की इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? पिपाशित। या इसी के लिए पिपाशा भी वर्ड यूज किया जाता है। क्या? पिपाशा। पिपाशा भी इसी का एक रूप है। पिपाशी शब्द को पिपाशा भी बोला जाता है। पिंगिमा का है, पिंगिमा। तो पिंगिमा क्या होता है? एक प्रकार का जैसे भूरापन कुछ होता है और उसमें हल्का सा लालिमा भी होता है। कुछ जैसे कुत्ते के बच्चे जब पैदा होते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए कि जो विदेशों के कार्टून्स अगर देखते हो रहे होंगे, तो कार्टून्स में जो पिग दिखाते थे, सुअर दिखाते थे, उसमें उस प्रकार के जो कलर होते हैं, क्या होता है? भूरापन लिया हुआ भी जो लालिमा होता है, वो पिंगिमा कहलाता है। क्लियर? नहीं रिलेट हो पा रहा, नहीं सोच पा रहे हो उसके बारे में, उस दृश्य के बारे में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भूरापन के साथ लालिमा रहता है उसको पिंगिमा बोलते हैं, इतना याद रखिए। पिच्छिल, पिच्छिल शब्द को पढ़ते ही ऐसा लग रहा है जैसे फिसलने वाला उच्चारण हो रहा होगा, पिच्छिल, फिसलना। तो ये फिसलना, फिसलने की
स्थान को या फिसलने के समान जो स्थान रहता है या जहां पर फिसलन रहता है उसको हम लोग पिछिल बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो अपने ही बल पर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन। सामयिक, स्वयं सिद्ध, स्वावलंबी, सुसुप्सा। तो अपने ही बल पर रहता है जो उसको बोलते हैं स्वावलंबी। अपने ही बल पर जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्वावलंबी। स्वयं सिद्ध, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी परिणाम या किसी बात की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं सिद्ध कहलाता है। सामयिक, जैसे जब एग्जाम होता है रेलवे वगैरह का एग्जाम, तो उसमें एक पोर्शन दिया जाता है समसामयिक घटना। समसामयिक घटना, वही सामयिक या सामयिक जो होता है वो क्या होता है, समय के अनुसार को ही सामयिक बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। व्यर्थ न जाने देना या सुंदर ढंग से काम में लाना वाक्य के लिए कौन सा शब्दार्थ उपयुक्त होगा। तो सुंदर ढंग से काम में लाना या व्यर्थ न जाने देना, मतलब क्या कर रहे हो आप, उसका उपयोग कर रहे हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। यहाँ पर प्रयोग भी दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब किसी चीज को लाते हैं तो प्रयोग कहलाता है। नॉर्मल जो सुंदर ढंग से काम में लाना या किसी चीज को प्रयोग यूज करना, व्यर्थ न जाने देना, काम में लाना, ये सब उपयोग के लिए यूज किया जाता है, न कि प्रयोग के लिए। उत्तराधिकार में प्राप्त धन को क्या कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त धन को प्रातव्य बोलते हैं, गृहित बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं या फिर रिद्धि बोलते हैं। ठीक है, और मैं लिख देता हूं रिद्धि। तो उत्तराधिकार में जो धन प्राप्त होता है किसी भी मनुष्य को, उसको हम लोग रिक्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिक्त के नाम से जानते हैं, रिक्त। ठीक है, यहाँ पर गृहित शब्द दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गृहित को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक दो बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है। गृहित मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अंगीकार करना या अपनाना। गृहित मतलब ग्रहण करना भी से भी आप लोग संदर्भित कर सकते हैं। तो अपनाने वाली चीजों के लिए गृहित शब्द यूज करते हैं हम लोग। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र, चिथड़ा, चीमड़, चीवर, चिनांसुक। तो देखो, जो साधु सन्यासी धारण करते हैं हम लोग उसको चीवर बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे शब्द आपको जानने के लिए मिलते हैं जो समाज के लिए भी जरूरी होते हैं। तो ये चीवर शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र चीवर कहलाता है। चीमड़ क्या कहलाता है, तो जो चमड़े के समान कठोर रहता है उसको हम लोग चीमड़ बोल देते हैं। जैसे किसी मनुष्य के लिए भी यूज किया जाता है, अगर आपने देखा होगा, जो हठी प्रवृत्ति का होता है, ये जो इतना ज्यादा क्रूर रहता है और उसको अगर पुलिस भी लेके जाए मारे पीटे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, तो चमड़े के समान हो गया है वो व्यक्ति बोलते हैं उसको, तो इसलिए उसके लिए चीमड़ वर्ड यूज करते हैं। चिथड़ा क्या होता है, फटे पुराने कपड़ों के लिए चिथड़ा वर्ड यूज करते हैं। चिनांसुक, चिनांसुक क्या होता है, तो ये नया चीज है, ये मेरे लिए भी नया था। चिनांसुक क्या होता है, तो जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वो लोग सुदर्शन चक्र का अपने ऊपर एक आकार बनवाते हैं, जैसे टैटू होता है उस टाइप का बनवाते हैं, उसको वही चिनांसुक, सॉरी ये नहीं है, वो चक्रांक है। चिनांसुक है आपका जो चीन से आयातित वस्तु रहती है ना, चीन से आयात, जो मैं बोल रहा था वो चक्रांक है, माफ करना। चक्रांक, चक्रांक क्या है पूछा जाए तो जो वैष्णव धर्म के लोग होते हैं वो लोग जो चक्र गोदवाते हैं या गोदने के रूप में, या फिर गोदना जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित होता है उसको हम लोग इंग्लिश में टैटू बोलते हैं या फिर चित्र बोलते हैं, जो शरीर पर चित्र बनवाया जाता है चक्र के समान, उसको चक्रांक बोलते हैं। ठीक है, ये जो चिनांसुक होता है उसको चीन से याद रखना, चिनांसुक को चीन से याद रखना। चीन से आयातित जो रेशमी कपड़ा होता है उसको चिनांसुक बोलते हैं। चिनांसुक क्या होगा, चीन से आयातित कपड़ा या रेशमी कपड़ा चिनांसुक होगा, चीन से इसको याद रखना। ठीक है, माफ करना, चक्रांक जो बोल रहा था वो चक्रांक वाला था, क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना उपयुक्त वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझता हो, तो क्या हो गया, उसके लिए दर्प होगा, अभिमान होगा, घमंड हो गया, गुरूर होगा। तो जब प्रतिष्ठा की बात आती है ना, तो वहां पर मान सम्मान की बात कर रहे हैं और वहां पर यूज किया जाता है अभिमान। क्योंकि आप शाब्दिक रूप से देखेंगे तो गुरूर, घमंड और अभिमान तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा की बात आ जाती है वहां पर अभिमान लिया जाता है। ठीक है, जहां पर अहम की बात आती है वहां पर घमंड को लिया जाता है। क्लियर, तो प्रतिष्ठा में जो खुद को बड़ा साबित करे और दूसरों को तुच्छ समझाए, प्रतिष्ठा मतलब क्या, अपने मान को बढ़ाकर बता रहा है, तो अभिमान, या उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अभिमानी। किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बताइए भाई। कष्ट होता है, पीड़ा होता है, खेद होता है, शोक होता है। कष्ट होता है, पीड़ा होता है, खेद होता है, शोक होता है। तो जब गलती हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं।
पीड़ा क्या होता है? जब भी कोई गलती हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, उससे हमें आहत पहुँचता है तो पीड़ा कहलाता है। कष्ट, खुशी, मुसीबत में फँस गए तो वो हमारा कष्ट कहलाएगा। शोक का क्या कहलाता है? शोक तो किसी व्यक्ति के चले जाने से या उसके वियोग से जो दर्द का अनुभव होता है या जो पीड़ा का अनुभव होता है, वो क्या कहलाता है? आपका शोक कहलाता है। जैसे शोक पत्र आता है, तो शोक पत्र क्या रहता है? किसी व्यक्ति के मृत्यु पर ही, और मृत्यु क्या है कि वो हमसे अब क्या हो गया? दूर हो गया, मतलब हमसे क्या हो गया? उसका वियोग हो गया। तो वियोग के दौरान जो दुःख होता है या दर्द या कष्ट होता है, उसको हम लोग शोक कहते हैं। तो वियोग के कारण होने वाला कष्ट शोक कहलाएगा। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसको क्या कहेंगे? अब देखना, यहाँ पर आप अगर अलंकार जानते होंगे तो वहां से इसको बना सकते थे। ऑप्शन दिए सामासिक, श्लिष्ट, संश्लेषित या क्लिष्ट। तो देखो, जब जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उसके लिए हम लोग श्लिष्ट शब्द का यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ या एक ही शब्द में अलग अलग अर्थों का मतलब निकले, श्लेष है। और इसी में श्लेष अलंकार हम लोग पढ़ते हैं। तो जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसके लिए हम लोग श्लिष्ट वर्ड यूज करते हैं। और इस श्लिष्ट यहाँ पर गलत लिखा है, इसका सही वर्तनी होगा आधा श और ये श्लिष्ट। तो ये सुधार मिला, यहाँ पर ये वाला मात्रा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सही श्लिष्ट है, इस पर ध्यान देना। अब देख लेते हैं और भी चीजों को। संश्लेषित, दो पदार्थों को मिलाकर कोई नया तत्व बनाया जो संश्लेषण कहलाता है, उसी को ही संश्लेषित बोल देते हैं। क्लिष्ट, जो समझने में कठिन हो उसको क्लिष्ट बोलते हैं। अगला 15 क्वेश्चन, अदृश्य होने की सिद्धि कहलाती है। तो अदृश्य होने की सिद्धि क्या कहलाती है? प्रकाम्य, लघिमा, अणिमा या महिमा? तो कहलाती है ये अणिमा कहलाती है। जो अदृश्य होने की सिद्धि है उसको अणिमा कहते हैं। जो लघु या छोटे होने की सिद्धि होती है उसको लघिमा कहते हैं, ना कि लघुमा। क्या कहते हैं? लघिमा कहलाता है। प्रकाम्य, तो कामना पूर्ण करने की जो सिद्धि होती है, काम में से कामना याद रखना, कामना पूर्ण करने की सिद्धि प्रकाम्य कहलाता है। लघु होने की लघिमा के लघ से याद रखना, छोटे होने की सिद्धि लघिमा कहलाती है। अदृश्य के अ से याद रखना अणिमा। और महिमा, जो महत्व या गौरव या महानता को प्राप्त करने की जो सिद्धि होती है उसको हम लोग कहते हैं महिमा। तो महिमा को महानता से याद रख लेना। पीछे पीछे चलने वाले के लिए सटीक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए सटीक शब्द क्या होगा? अनुयायी, अनुगामी, अग्रगामी, अन्यतम। पीछे पीछे जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुगामी। ये पीछे पीछे चलने वालों को हम लोग कहते हैं अनुगामी। लेकिन जो सबसे सामने चले उसको क्या कहते हैं? अग्रगामी। ये मामी लिखा गया है लेकिन ये अग्रगामी होगा। ठीक है, अग्रगामी, आगे चलने वाला। अन्यतम क्या होगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो या उसकी तुलना में कोई और ना हो उसको अन्यतम बोलते हैं। उसकी तुलना में कोई और ना हो, न ठहरे, ऐसे शब्द दिखे तो उसके लिए अन्यतम शब्द प्रयोग करते हैं। अनुयायी क्या है? तो जो अनुसरण करता हो, जो किसी का अनुसरण करता हो उसको अनुयायी कहते हैं। जो अलग अलग जैसे धर्मों में है, जो हिंदू धर्म का अनुसरण कर हिंदू धर्म का अनुयायी होता है, बौद्ध का अनुयायी होता है, उसी प्रकार से कहते हैं जो अनुसरण करे उसे अनुयायी। जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हो वह है, क्या है? आपत्त काम, कामातुर, पूर्ण कामना, क्षणभंगुर। देखने से लगता है कि पूर्ण कामना हो लेकिन ये गलत है। इसके लिए सही जो होता है वो होता है आप्त काम। आप्त काम मतलब जिसकी कामना पूर्ण हो चुकी हो वो आप्त काम कहलाता है। कामातुर क्या कहलाता है? कामातुर जो कामना से व्याकुल हो, काम की भावना से जो व्याकुल हो, कामना से नहीं काम की भावना से। यहाँ कामनाएं था तो आप्त काम था। काम की भावना मतलब, काम मतलब क्या? जो कामदेव वाला जो काम है उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो काम की भावना से जो व्याकुल हो कामातुर कहलाता है। क्षणभंगुर, जो नष्ट होने वाला हो, कुछ पलों में नष्ट होने वाला हो, क्षणभंगुर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आधा खिला फूल के लिए एक शब्द है। आधा खिला फूल को क्या कहते हैं? ये काली ना होके कली होना चाहिए। कली, पुष्प, मुकुल, पराग। तो आधे के लिए फूल को क्या कहते हैं? तो पराग शब्द तो कभी नहीं सुनते होगे फूल के लिए, तो पराग तो हो ही नहीं सकता। बचा है तीन ऑप्शन, कली, पुष्प या मुकुल। तो कली जो शुरुआती दौर रहती है, फूल बनने से जो शुरुआत की घड़ी होती है या शुरुआती दौर जो होता है, फूल किससे बनता है? तो कली रहता है। तो कली तो हो नहीं सकता। पुष्प जब पूरा खिल जाता है तो उसको पुष्प कहते हैं। कली जब पूरा खिल जाता है तो उसको पुष्प कहते हैं। लेकिन आधा खिला जब रहता है हल्का सा खुला हुआ तो उसको हम लोग मुकुल के रूप में जानते हैं। जो उषा काल में, जब फूल खिलने से पहले उषा काल में जो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ओपन होते जाते हैं, जैसे ये मान के चलो एक फूल है, ये पहले एक कली थी, अभी धीरे से थोड़ा सा इस आकार का ऐसे
खुलने लगे, ये खुलने लगे तो इसको बोलते हैं मुकुल। और ये जब पूरा ऐसे ओपन हो जाए तो ये कहलाता है पुष्प। अंदर में पंखुड़ी बना लेना, जो भी जिस भी आकार का बनाना। क्लियर? जो मोक्ष चाहता हो वह है मोक्षक, मुमुक्षु, मोक्षद या मोक्ष। तो जो मोक्ष चाहता होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो या मोक्ष की इच्छा रखता हो या मोक्ष का इच्छुक हो तो मुमुक्षु। ठीक है? और मोक्ष की केवल इच्छा शब्द बस बोले, मोक्ष की इच्छा, तो वहां आ जाता है मुमुक्षा। क्या आ जाता है? मुमुक्षा। जब इच्छा शब्द आए, आ वाला आए, तो वहां पर मुमुक्षा। इच्छा रखने वाला बोले या इच्छुक बोले, उ की मात्रा है, या रखने वाला बोले तो उ की मात्रा जोड़ देना। ये एक हिंट देता हूं। जैसे जीने के लिए जो जीने की इच्छा है उसे जिगिसा बोलते हैं, लेकिन जीने का इच्छुक जो होता है उसे जिगिसु बोलते हैं, जीविसु बोलते हैं। ठीक है? जिजीविषु, तो इसको याद रखना, जिजीविषु और जिजीविषा बोलते हैं। आगे आएगा तब मैं और क्लियर करूंगा उसे। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? ऐसी कोई भी स्थिति आ सकती है जब तुरंत कुछ प्रश्न आए और कई लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत उसका जवाब दे देते हैं या नए अपने लिए रास्ते खोज लेते हैं, तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि या जीर्गाणु। तो जिसे तुरंत उत्तर सूझ जाता है किसी भी परिस्थिति में, तो वो कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है? जिसकी मति तुरंत उत्पन्न हो जाए, जिसके माइंड में तुरंत चीजें आ जाए, तो प्रत्युत्पन्न गति कहलाता है। कुशाग्र बुद्धि, जो तेज बुद्धि वाला हो। मेधावी, जो सभी चीजों में आगे हो या किसी विशेष क्षेत्र में आगे हो, मेधावी कहलाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए शब्द होगा। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला मतलब क्या होगा? परोपकारी, पर पीड़ा, पर उपकारी या पर छिद्रान्वेषी। ये क्या होगा? दूसरों को जो पीड़ा पहुंचाएगा उसको क्या कहेंगे? पर पीड़क कहेंगे। पर मतलब दूसरा, पीड़क मतलब पीड़ा पहुंचाने वाला, तो पर पीड़क कहलाएगा। पर उपकारी शब्द सही नहीं है, परोपकारी शब्द होता है, जो दूसरे पर उपकार करे उसको परोपकारी कहते हैं। पर छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में दोष देखे। छिद्रान्वेषी पढ़े थे तो क्या था? छोटे छोटे जो दोषों को देखे वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। और पर छिद्रान्वेषी क्या कहलाएगा? जो दूसरों में छोटे छोटे दोषों को ढूंढे, वो पर छिद्रान्वेषी कहलाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द चुने जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, ऑप्शन है अपूर्ण, अनुपम, अभूतपूर्व, अद्भुत। तो अपूर्ण, अनुपम, अभूतपूर्व, अद्भुत क्या होगा? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो। अ मतलब कभी नहीं के लिए, न के लिए प्रोनाउंस हो रहा है, आ रहा है मतलब। भूत मतलब पहले के लिए, भूत मतलब पिछले कभी किसी भी समय में। पूर्व मतलब उसके समान ना हुआ हो। तो ये जो पहले कभी ना हुआ, अभूतपूर्व। अगर पहले ना हुआ हुआ बोलते हो तो पहले ना हुआ हो, कभी का शब्द ना होता, पहले ना हुआ हो तो अपूर्व बोलते हैं उसको। पहले ना हुआ हो रहता तो ये अपूर्व शब्द आता। पहले कभी ना हुआ हो तो अभूतपूर्व आएगा। अनुपम क्या होगा? जिसकी कोई उपमा ना हो। अपूर्ण क्या होगा? जो कभी पूर्ण ना हुआ हो। अद्भुत, जो कभी हुआ ही ना हो। ठीक है? जो कभी ना हुआ हो ऐसा नहीं, जिसके समान ना हुआ हो, अद्भुत कहलाएगा। फिर वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश हो, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? आंधी, तेजायन, चक्रांक या झंझा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? झंझा। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी होती है तो उसको झंझा बोलते हैं। जैसे बारिश के दिनों में कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो बोला जाता है कि किसी स्थान पर तड़ित झंझा हुई। तड़ित झंझा का मतलब क्या होता है? तड़ित का मतलब होता है वहां पर कि बिजली गिरी, या बिजली के जो भी गिरते हैं, क्या बोलते हैं, फायर स्टोक्स जो गिरते हैं बादल से, वो तड़ित कहलाता है। और जो झंझा होती है वो क्या होती है? आंधी चलने के साथ बारिश होती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, उस दौरान बिजली भी चमकता है, बारिश भी होती है, वो तड़ित झंझा में कहलाता है। तो जब केवल बिजली ना गिरे, केवल तेज हवाओं के साथ बारिश हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? झंझा कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तेज आंधी जिसके साथ बारिश हो तो ये झंझा कहलाएगा। अब आंधी क्या कहलाता है? तो हवाओं के साथ मिट्टी, धूल भरी हवाओं के साथ तेज जो हवाएं चलती है, धूल के साथ या मिट्टी के साथ जो तेज हवाएं चलती है वो आंधी कहलाती है। चक्रांक अभी मैंने बताया था, चिनांग, जो चिनांगत वाला जो क्वेश्चन था इसके समय, ये चिनांसुक के समय जो बताया था चक्र वाला, वो चक्रांक कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण अपने शरीर पे जो सुदर्शन चक्र का
चित्र अंकित करवाता है तो उसको चक्रांक कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं आगे, चक्रांक भी हो गया। 24वां क्वेश्चन, इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का प्यार लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मुझे और भी मोटिवेट करने के लिए और भी इस प्रकार के वीडियोस लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने एक ही पूछा है, फिलहाल आप लोग बोलते नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे करें, तो एक ही पूछा है, बहुत ही आसान था, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट देने का मैंने फायदा बहुत बताया आपको कि वो हमेशा आपको याद रहेगा कि आपने किसी चीज का जवाब दिया है। अगर आप क्लास में बैठकर किसी चीज का जवाब दे देते तो आप कभी नहीं भूले होगे, आज भी नहीं भूले होगे। ठीक है, तो वो चीज होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लाइव इंटरेक्शन तो नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो भी आपको अगर वैसा अनुभव चाहिए तो पूछे गए सवालों का आप जवाब देते रहेंगे, या आपको जो जो भी आंसर पता है उसका जवाब देते रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे आता भी है कुछ चीजें और मैं क्लास के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, साथ में अगर नहीं आता है तो भी मैं बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, खोज इसके जवाब दे सकते हैं, वो आपके माइंड में परमानेंट बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उसके पीछे खोजने में मेहनत किया हुआ है। तो इस बात को समझिएगा। देखते हैं, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अधिक समय तक जीने के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषु, जितेंद्रिय, जिगीषु या जिजीविषा। तो ये क्या होता है? जिजीविषा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। जीने की इच्छा है, अभी मैंने बोला था, एक तो इच्छा वाला आएगा, या तो इच्छुक वर्ड आएगा, इच्छुक, या फिर इच्छा, इच्छा रखना। तो इच्छा रखना और इच्छुक एक ही शब्द होते हैं और इच्छा अलग शब्द होता है। तो इच्छा, ठीक है, सॉरी रखना नहीं, रखने वाला, रखने वाला, इसको वाला भी जोड़ो तो किसी व्यक्ति के संदर्भ में होगा। इच्छुक और इच्छा रखने वाला एक ही शब्द होगा, और इच्छा रखना या इच्छा एक शब्द होगा। तो जब ये आ की मात्रा को ध्यान देना, जब ये आ की मात्रा हो तो आ वाला ही आंसर होगा, और ये जब ऊ की मात्रा हो, इच्छुक या रखने वाला शब्द हो, तो ऊ की मात्रा वाला ही आंसर होगा। और एक ऊ की मात्रा हमेशा छोटी ऊ की रहेगी, बड़ी ऊ की नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है इच्छा, इच्छा शब्द मतलब आ की मात्रा वाला जीजी विशा। अब कम से कम एक चीज तो आपको याद रख के चलना होगा, ये आ की मात्रा और उ की मात्रा कब काम आएगी? जब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। जैसे अधिक समय तक जीने की इच्छा, जीजी विशा, ये तो जीजी विशा शब्द आपने पढ़ रखा है, जीजी विशु भी पढ़ रखा है, तो हो सकता है कि कहीं पर कंफ्यूजन हो कि जीजी विशु हो या विशा हो। उस कंडीशन में ये काम आएगा कि आ की मात्रा में अ की मात्रा वाला आंसर आएगा। आपने पढ़ के नहीं रखा है तो फिर काम नहीं आने वाला। कम से कम एक बार रीड मारना जरूरी है। उस कंफ्यूजन को दूर करने का ये मैंने तरीका बता दिया है। अगर इसी में पूछ देता अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला या अधिक समय तक जीने का इच्छुक, तो हो जाता वो जीजी विशु। ठीक है, अब जितेंद्रिय क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय कहलाएगा। जिगीषु क्या हो गया? जीतने की इच्छा रखने वाला। क्या? जीतने की इच्छा, इच्छा रखने वाला, रखने वाला, या इसी को क्या बोल सकते हो? इच्छुक। ठीक है, कि उ की मात्रा आई है तो इसको ध्यान रखना। तो जिगीषु क्या होगा? जीतने की इच्छा रखने वाला या जीतने का इच्छुक, या जीतने का इच्छुक। क्लियर? तो ये छोटा सा एक क्लू था जिसको आप याद करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ये सेशन जो लगातार चल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते जाए, और भी जो सीरीज चल रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। 25 लास्ट क्वेश्चन है, जो किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसमें से किसका अर्थ है? समीक्षा का, मीमांसा का, विश्लेषण का, विवेचन का। तो एक चीज याद रखना, विषय के बारे में बोल, समीक्षा का मतलब ही छानबीन करना होता है। क्लियर है? लेकिन किसी विषय की पूरी छानबीन करना बोले तो वो कहलाता है आपका विवेचन कहलाता है। विषय की छानबीन तो विवेचन, किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना वो समीक्षा कहलाता है। ठीक है, मीमांसा जांच पड़ताल तो करें लेकिन युक्तियों की समीक्षा के द्वारा, मतलब कोई जैसे कुछ चीज है, एक बुक है मान के चलो, उस बुक में मैं बाकी लोगों का राय भी ले रहा हूँ, कुछ चीजों को और देख रहा हूँ, बाकी उससे संदर्भित जो कहीं पर तथ्य मिल रहे हैं उसका भी सहायता ले रहा हूँ, और उनकी सभी की समीक्षा के बाद अगर किसी निर्णय पर पहुंचता हूँ, समीक्षा करके निर्णय पर पहुंचता हूँ, तो वो मीमांसा कहलाता है। विश्लेषण क्या कहलाएगा? किसी भी चीज का या घटना का हम लोग जो निर्णय लेकर चलते हैं या उसका अर्थ जो निकालते हैं, तो घटना से संबंधित जो होता है वो विश्लेषण कहलाता है। घटना की छानबीन से रिलेटेड जो रहता है वो विश्लेषण कहलाता है। विषय से जो रहता है वो विवेचन कहलाता है। सामान्य जो रहता है जांच पड़ताल, वो समीक्षा कहलाता है। और अन्य युक्तियों का प्रयोग करके समीक्षा करके जो निर्णय पर पहुंचते हैं वो मीमांसा कहलाता है।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना था। ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। इनमें जो भी ऑप्शंस आए मैंने उसके बारे में अभी आपको जानकारी दिया, और थोड़ा छोटा-छोटा क्लू भी आप रखते जाएँगे, तो ये आराम से आप बना सकते हो। आराम से इसमें नंबर अचीव कर सकते हो, ये आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो बस छोटे-मोटे क्लू को याद रखना है आपको। हूबहू वन लाइनर सीधा-सीधा लाइन आपको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। जाँच-पड़ताल से समीक्षा याद रख लो। समीक्षा के बाद जो निर्णय लेते हैं उसको मीमांसा याद रख लो। विश्लेषण, किसी भी घटना का जो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से हम लोग परीक्षण करते हैं, विश्लेषण कहलाता है। और विवेचन क्या है? जो किसी विषय की पूरी छानबीन करना है, तो विषय वाला शब्द आ गया तो विवेचन हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके उसको याद करते हुए चलना है, और ऐसे रिलेटेड मेथड के माध्यम से अगर आप हिंदी को पूरी तरीके से याद करना चाहते हैं तो कोर्स के साथ जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।